नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वजीर एक्स की दुनिया में एक कह सकते हैं कि एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से वहां जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ तो एक कानूनी जीत की बड़ी खबर है, तो दूसरी तरफ यूजर्स की परेशानियां वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमारे पास द इकोनॉमिक टाइम्स, क्रिप्टो न्यूज और फॉर्च्यून इंडिया जैसे कई स्रोतों से जानकारी है। और आज हमारा मिशन है वजीर एक्स से जुड़ी 3 बड़ी और आपस में जुड़ी हुई कहानियों को समझना। एक तो है मद्रास हाईकोर्ट का वो फैसला जो शायद पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को बदल सकता है। फिर एक्सचेंज की मुश्किलों भरी वापसी और भविष्य के लिए उनकी नई रणनीति क्या है। चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले उस खबर पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट लगता है। आखिर अदालत को इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा? हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है वजीर एक्स के एक यूजर से। हाँ। उसके खाते में कुछ 3532 XRP थे। आपको याद होगा जुलाई 2024 में वजीर एक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था। हाँ, करीब $234 मिलियन का। बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए एक्सचेंज ने कह सकते हैं कि एक अजीब सा रास्ता निकाला। हाँ। उन्होंने लॉस शेयरिंग का ऐलान कर दिया। लॉस शेयरिंग मतलब जो भी नुकसान हुआ है उसे सभी यूजर्स में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाएगा। एक मिनट, मतलब एक्सचेंज की गलती या कहीं उनकी सिक्योरिटी में चूक की सजा यूजर्स को दी जा रही थी। तो इस लॉस शेयरिंग के फैसले पर बाकी यूजर्स का क्या रिएक्शन था? क्या सिर्फ इसी एक यूजर ने आवाज उठाई? नहीं, गुस्सा तो बहुत से यूजर्स में था, लेकिन ये यूजर मामले को अदालत तक ले गया। हाँ। और उनका तर्क बहुत सीधा और मजबूत था। क्या तर्क था? कि मेरे XRP उस हैक का हिस्सा नहीं थे, तो मेरे खाते से पैसे क्यों काटे जाएं? और सबसे बड़ी बात, जो यूजर अग्रीमेंट होता है ना, उसमें ऐसी किसी लॉस शेयरिंग की शर्त का जिक्र तक नहीं था। एक्सचेंज ने यह फैसला एक तरफा लिया था। और अदालत ने इस तर्क को मान लिया? बिल्कुल, अदालत ने ना सिर्फ उस यूजर के हक में फैसला सुनाया, बल्कि एक बहुत बड़ी और आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अच्छा। अदालत ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा यानी करेंसी नहीं, तो फिर क्या? बल्कि एक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी माना जाना चाहिए। और यहीं पर इस केस का असली सार छिपा है। संपत्ति, ये सुनने में तो एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लगता है। इसका एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, ये फैसला एक्सचेंज में रखे आपके क्रिप्टो को बैंक लॉकर में रखे सोने जैसा बनाता है, ना कि बैंक के अपने कैश जैसा। अच्छा, मतलब ये मेरी निजी मिल्कियत है। सही पकड़ा आपने। अब तक ये एक धुंधला क्षेत्र था। अगर एक्सचेंज मुसीबत में आता तो आपका पैसा भी डूब सकता था, क्योंकि वो एक्सचेंज के कॉमन पूल का हिस्सा माना जा सकता था। ये तो यूजर्स के अधिकारों को अभूतपूर्व मजबूती देता है। बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि भारत में क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन भले ही साफ ना हो, लेकिन अदालतें वो धीरे धीरे अपना नजरिया बना रही हैं, यूजर्स को सुरक्षा दे रही हैं। सही बात है। ये एक कानूनी मिसाल बन गया है। अब कोई भी एक्सचेंज मनमाने ढंग से यूजर्स के फंड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपके कॉइन्स आपके ही हैं। एग्जैक्टली। तो एक तरफ तो अदालत से वजीर एक्स की यूजर्स के लिए ये बड़ी राहत आई, लेकिन दूसरी तरफ एक्सचेंज की जमीनी हकीकत क्या है? लगभग 16-17 महीने बंद रहने के बाद उनकी वापसी वैसी ही शानदार रही जैसी उम्मीद थी? देखिए, वापसी हुई तो है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फिर से चालू हो गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आप यूजर्स से पूछें तो तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जो सब पर भारी पड़ रहा है। और वो लेकिन क्या है? क्या सब कुछ पहले जैसा सामान्य नहीं है? प्लेटफॉर्म तो चालू है, पर फंड्स की निकासी यानी विड्रॉल्स वो अभी भी पूरी तरह से और सबके लिए शुरू नहीं हुई हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि लोग अपने पैसे या क्रिप्टो को आसानी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप ट्रेड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते घटते देख सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जेब में नहीं डाल सकते। लेकिन निकासी रुकी क्यों हुई है? क्या ये कोई तकनीकी समस्या है या कहीं ये फंड्स की कमी का संकेत तो नहीं? ये सवाल तो हर निवेशक के मन में होगा। देखिए, एक्सचेंज ने आधिकारिक तौर पर तो इसे तकनीकी अपग्रेड और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मजबूत करने से जोड़ा है। अच्छा। उनका कहना है कि वे धीरे धीरे से रोल आउट कर रहे हैं ताकि सिस्टम पर कोई दबाव न पड़े। लेकिन बाजार में अटकलें हैं कि हैक के बाद उनकी लिक्विडिटी यानी नकदी पर गहरा असर पड़ा है।
ये तो चिंता की बात है। और जब तक ये निकासी की समस्या 100% हल नहीं होती, तब तक यूजर्स का भरोसा जीतना नामुमकिन सा है। भरोसा जीतने की बात चली है तो मैंने सुना है कि वे कुछ ऑफर्स भी दे रहे हैं। हाँ, इसी भरोसे को वापस पाने की एक कोशिश में एक्सचेंज ने वापसी के समय 0 ट्रेडिंग शुल्क की पेशकश की है। 0 ट्रेडिंग फीस? जी, 0 ट्रेडिंग फीस। मकसद साफ है, पुराने यूजर्स को वापस बुलाना और नए यूजर्स को आकर्षित करके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना। लेकिन क्या ये काफी है? मतलब एक तरफ आप ट्रेड करने के लिए कोई फीस नहीं ले रहे, पर दूसरी तरफ लोग अपना पैसा ही बाहर नहीं निकाल पा रहे। ये तो एक सुनहरे पिंजरे जैसा नहीं हो गया, जहां आपको सब अच्छा दिख तो रहा है पर आप बाहर नहीं निकल सकते। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये रणनीति तभी काम करेगी जब निकासी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। बिना निकासी के 0 फीस एक खोखला वादा लगता है। यूजर्स का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनका पैसा फंस जाएगा। और फिलहाल वजीरेक्स उसी डर को सच साबित कर रहा है। बिल्कुल। तो इस सुनहरे पिंजरे में फंसे वजीरेक्स का भविष्य क्या है? इस संकट से बाहर निकलने और भरोसा दोबारा जीतने के लिए उनकी लंबी रणनीति क्या है? क्या वे सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बने रहना चाहते हैं? नहीं, और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वजीरेक्स के जो संस्थापक और सीईओ हैं निश्चल शेट्टी, उनके एक हालिया इंटरव्यू से साफ है कि कंपनी अब अपनी गलतियों से सीखकर एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। अच्छा, क्या बदलाव? उनका पूरा ध्यान अब 3 चीजों पर है: ऑन चेन, सुरक्षा और नवाचार। ये सुनने में तो अच्छे शब्द हैं, लेकिन ऑन चेन और नवाचार से उनका असल में मतलब क्या है? क्या वो कुछ नया बनाने की बात कर रहे हैं? ऑन चेन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता। मतलब? सारा हिसाब किताब एक खुली डायरी में होगा जिसे कोई भी देख सकता है, ना कि एक्सचेंज की अपनी बंद तिजोरी में। बिल्कुल। ये पारदर्शिता का वो स्तर है जो शायद इस हैक को होने से ही रोक सकता था। इसके अलावा सुरक्षा के लिए वे संस्थागत स्तर की कस्टडी प्रणालियों को अपनाना चाहते हैं ताकि यूजर के फंड्स ज्यादा सुरक्षित रहें। और नवाचार की बात करें तो उनका मानना है कि भारत को वेब3 में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए INR स्टेबल कॉइन जैसी नई चीजों पर काम करना चाहिए। एक ऐसा डिजिटल रुपया जो ब्लॉकचेन पर हो। हाँ, और पूरी तरह पारदर्शी हो। तो इसका मतलब ये है कि अब वजीरेक्स सिर्फ एक ट्रेडिंग एक्सचेंज नहीं रहना चाहता, बल्कि भारत की डिजिटल भविष्य यानी वेब3 इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बनना चाहता है। ये तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, ये एक स्पष्ट संकेत है कि वजीरेक्स खुद को बदलना चाहता है। वे शायद ये समझ चुके हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग फीस पर निर्भर रहना वो लंबे समय तक चलने वाला मॉडल नहीं है, खासकर जब सुरक्षा और भरोसा दांव पर लगा हो। सही कहा। वे अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं जो भारत के लिए वेब3 के समाधान तैयार करें। ये उनकी वापसी की नहीं बल्कि कह सकते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, अदालत ने क्रिप्टो को संपत्ति का दर्जा देकर यूजर्स के हाथ में एक बड़ा कानूनी हथियार दे दिया है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। दूसरी, वजीरेक्स ने वापसी तो की है, लेकिन ये एक अधूरी वापसी है। जब तक निकासी की समस्या पूरी तरह हल नहीं होती, 0 शुल्क जैसे ऑफर्स के बावजूद भरोसा बहाल होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और तीसरा, एक्सचेंज अब अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके वो भारत के वेब3 भविष्य का हिस्सा बनना चाहता है। एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन शायद उनकी मजबूरी भी है। और ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर अदालत का ये फैसला कि क्रिप्टो एक निजी संपत्ति है आगे भी कायम रहता है और दूसरे मामलों में भी लागू होता है, तो भविष्य में नियामक, टैक्स विभाग और यहाँ तक कि परंपरागत बैंक इस डिजिटल संपत्ति को किस नज़र से देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या ये एक ज्यादा एकीकृत वित्तीय प्रणाली की ओर पहला कदम हो सकता है, जहां डिजिटल और पारंपरिक संपत्ति एक साथ मौजूद हो? या ये नई कानूनी उलझनों को जन्म देगा जिन्हें सुलझाने में सालों लग जाएंगे? ये सवाल आने वाले समय में भारतीय फिनटेक के भविष्य को तय करेगा।